गांव में रहता है, वहां क्या करता है, ये सींग दाना बेचता है। इसकी छोटी सी दुकान है जिसपे सींग दाना होता है और चना। कर लीजिए, बात ज्यादा जरूरी है। हेलो, थैंक यू। अब ये दिल्ली के बड़े लीडर तो नहीं आने वाले हैं, लेकिन उस गांव में पटवारी तो है ना, उस गांव में एक थानेदार तो है। वो पूछेगा, भैया तुमने एप्लीकेशन दे दी है ना, 5 या 6 बरस में अब तुम इस देश के सिटीजन हो जाओगे। लेकिन जब तक तुम इसके सिटीजन नहीं हो, ये बताओ कि तुम यहां चना कैसे बेच रहे हो इस देश में? जो सिटीजन नहीं है उसे धंधा करने की इजाजत तो नहीं है। ये एक रियल प्रॉब्लम है। ये 6 बरस कैसे काटेंगे? अगर 6 ही बरस है, जरूरी नहीं है सरकारी काम जो 5 बरस 6 बरस में होना चाहिए, और 10-12 बरस में भी हो जाए तो समझिए अच्छा हुआ। ये आदमी इस मुल्क के करोड़ों गरीब हिंदुओं को और दलित को तुम रेजिडेंट बना दोगे और कहोगे एप्लीकेशन दे दो, और झूठी एप्लीकेशन दो। इसलिए कि वरना तो इलीगल इमिग्रेंट को नहीं मिल सकती है सिटीजनशिप अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ दिस कंट्री। इलीगल इमिग्रेंट को तभी मिल सकती है अगर वो 2014-31 से पहले इन 3 मुल्कों से आया। तो कोल भील जो है और गोंड जो है वो लिख के देंगे कि हम बाहर से आए, लेकिन जब तक ये सर्टिफिकेट नहीं मिलता, पटवारी आपको फ्री में तो सींग दाना नहीं बेचने देगा, थानेदार आपको बीड़ी तो नहीं बेचने देगा बिना पैसा लिए। ये करोड़ों लोगों के साथ होना है। दूसरे एक और बात पे एक लॉ है कि जब वो आ ही गया और 6 बरस भी गुजर गए, तो अगर वो SC ST था तो क्या उसे वो राइट्स मिलेंगे जो SC ST को कानून देता है? ये तो बाहर से आया। चुप। जब ये कहेगा ट्राइबल कि साहब ठीक है, मैं बचने की एक ही तरकीब है, इसलिए कि मैं तो कोई पेपर तो मेरे पास है नहीं, मगर आपकी मेहरबानी है कि आप मुझे याद दे रहे हैं कि मैं एप्लीकेशन दे दूं, इसलिए क्या आप आपके दिल में हिंदुओं के लिए दर्द है, तो मैं एप्लीकेशन दे रहा हूं कि मैं पेशावर से आया था। तो ठीक है, तुम्हें 6 साल में से सिटीजनशिप मिल जाएगी, लेकिन अब तुम वनवासी नहीं हो, तुम तो लाहौर से आए हो। अच्छा, ये आदिवासी को आदिवासी नहीं कहते हैं, ये वनवासी कहते हैं। आदि तो ये खुद है, बाकी ये वन में रह रहे हैं लोग, जंगल में रहते हैं, क्या किया जाए। तो अगर तुम वनवासी नहीं हो, ट्राइबल नहीं हो, लाहौर से आए हो, तो तुम इस जमीन पे नहीं रह सकते। तुम्हारा वो राइट जो कि हमने ट्राइबल को दिया था, वो तो तुमने खुद कह दिया तुम ट्राइबल नहीं हो। तो अब ये जमीन तुम छोड़ दो, इसमें बॉक्साइट है, इसमें मैग्नीज है, इसमें कॉपर है, इसमें कोल है, वो हमको चाहिए। आप जो ट्राइबल है उसके राइट्स को खत्म कर देंगे। आप जो आम आदमी, जो ग्रुप जिनके बारे में अच्छी तरह मालूम है कि ये लोग तो हमें वोट नहीं देते हैं, उनको डिफ्रेंचाइज कर देंगे। तो ये ख्याल कि ये प्रॉब्लम किसी एक कम्युनिटी का है, ये एक नासमझ वारिस पठान नाम का आदमी समझ सकता है, जो लोग दूर तक देख सकते हैं। जो शुक्र है कि हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं, हमारे यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियां देख रहे हैं कि ये किधर जा रहा है देश। आज आप मुझे एक और बात बताइए, इतनी सारी स्टेट्स ने कह दिया कि हम इसको नहीं करेंगे, असेंबली में उन्होंने रेजोल्यूशन पास कर दिया, इसका आगे क्या होना है? ये सिचुएशन तो हमने कभी देखी नहीं थी।
कल को सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट बाय एंड लार्ज इन पे थोड़ा मेहरबान रहता है, सुप्रीम कोर्ट कहेगा आपको करना पड़ेगा। अगर कहा और फिर स्टेट ने कहा कि नहीं ये तो हम नहीं करेंगे, तो क्या होगा? तुम इस वहाँ तो जब जो सब रजिस्ट्रार है वो रजिस्ट्रार है, वो जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हो तो स्टेट का है, और स्टेट के अंदर किसे भेजोगे तुम वहां पर ये कानून लगाने के लिए? कोई है? जो ध्यान मुझे आता है वो मैं बोलना नहीं चाहता। आप समझ रहे हैं कि इस देश को आहिस्ता आहिस्ता धक्का देके किधर ले जाया जा रहा है? हम अरे यार वो क्या है पूछते हैं, बता दो ये है, अपने पास तो ये सर्टिफिकेट आपके पास होगा। क्या क्या सर्टिफिकेट है? इस कमरे में, इस हॉल में जितने लोग जिनके पास 15 से ज्यादा पेपर हैं कि वो हिंदुस्तानी, हाथ उठाएं। 15 चाहिए कम से कम, जिस जिसके पास है वो हाथ उठा दे। मैं बताता हूं, ये कल के हिंदुस्तान टाइम्स के फ्रंट पेज पे था एक इंसान जिसका इलेक्शन के वोटर लिस्ट में 4 साल नाम, माँ बाप का एनआरसी क्लियर, माँ बाप ने 60s में वोट दिया हुआ है, लैंड रेवेन्यू की रसीदें हैं, सर्टिफिकेट है सरपंच से कि इसी गांव के हैं, शादी का सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक है। उसको आसाम की हाई कोर्ट ने कहा कि तुम इंडियन नहीं हो, इसलिए कि तुम्हारे पास सबूत क्या है कि ये तुम्हारे माँ बाप थे जो मर चुके हैं। उसका भाई कह रहा है ये मेरी बहन है, वो मेरे माँ बाप थे। वहां का सरपंच कह रहा है मैं इन्हें जानता हूं हमेशा से, ये उसके माँ बाप थे जो मर गए। कहता वो तुम कह रहे हो, सरपंच की बात तो नहीं मानी जा सकती ना, हमको तो पेपर पे सबूत चाहिए। आपके पास 15 पेपर हैं? ये एक गरीब औरत है जिसके माँ बाप मर चुके हैं, जिसकी 3 बेटियां थी, एक बेटी गायब हो गई, कहाँ गई बड़ी बेटी कुछ पता नहीं, दूसरी बेटी एक्सीडेंट में मर गई, तीसरी 5वीं क्लास में पढ़ती है, पति इतना बीमार है कि काम नहीं कर सकता, इसके पास जो थोड़ी सी जमीन थी वो ये मुकदमा लड़ने के लिए बेच दी। अब जो जमीन पे खेती करती थी अब दूसरे के खेत में रोज के पैसे पे काम करती है। ये सुप्रीम कोर्ट जाएगी, कैसे जाएगी? और वहां भी जाएगी तो क्या गारंटी है, वो कैसे साबित करेगी कि मेरे माँ बाप थे? इसके सर्टिफिकेट लोग रखते हैं अपने पास। भाई हम लोग को तो कर लेना चाहिए इंतजाम। क्या है ये? तमाशा है ये, और ये रियलिटी, ये हो रहा। तो आप में से कौन खतरे से बाहर है? मुझे मालूम है आप मुझे वोट नहीं देते, मैं कह दूंगा आप पे तो डाउट है, दिखाइए पेपर क्या है, कौन दिखाएगा? चलिए एक तरफ तो ये हालत कि आज इस वक्त देश में हर बात क्या हो रही है, सीए, एनपीआर, एनआरसी। कम से कम ये जो थे हिटलर, इनके जमाने में इकोनॉमी तो ठीक हो गई थी, ये पैसे वाले हो गए थे, पावरफुल हो गया था जर्मनी फाइनेंशियली। तुम भैया इतना ही कर देते, उसकी हालत सुनो। दो 2004 तक हमारा देश जो है दुनिया के 3-4 सबसे फास्ट इकोनॉमिकली ग्रोइंग सिटीज में दुनिया में माना जाता था, लिस्ट में आता। आज आप 30-40 के बीच में हैं कहीं, 2004 से आज 19 की जो रिपोर्ट है उसमें आप 30 और 40 के बीच में कहीं। गवाही क्या होती है कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम हुई और कितनी प्रोड्यूस की गई, उससे मालूम होता है कि इंडस्ट्री कितनी चल रही है। इलेक्ट्रिसिटी का यह हाल है
कि पिछले 30 बरस में लोएस्ट कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हुआ है पिछले साल। इससे मालूम होता है कि प्रोडक्शन का क्या हाल है। प्रोडक्शन तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के होगा। अनएम्प्लॉयमेंट जो इतने वर्षों को 73 साल का एवरेज है, उससे 3 गुना ज्यादा स्टूडेंट, यंग लोगों में, और नेशनल लेवल पे 40 बरस में गांव में, रूरल इंडिया में सबसे कम पैसा खाने पे खर्च किया गया है कि जो हर साल एक आदमी पे इतना पैसा खाने पे खर्च होता था, एक परिवार करता था, 40 बरस में लोएस्ट है। इसके मतलब है कि आज गांव में आदमी ठीक से खा नहीं पा रहा, उसको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। ये तो खैर बुरी खबर थी। एक अच्छी खबर भी मैं आपको देता हूँ, खुशी होगी। इस देश में 2014 में 109 अरबपति थे, 2019 में 134 हो गए। ये अच्छी खबर क्या है? ये कौन से तुम देश प्रेम की बात कर रहे हो? तुम्हारा रिकॉर्ड हमने देखा है, आज़ादी से पहले भी, आज़ादी के बाद भी देख रहे हैं। इसके खिलाफ इसे समझना और इसके खिलाफ खड़ा होना बहुत जरूरी है। ये लोग, कोई कहता था, एक जमाने में कहता था गुजरात जो है वो संघ परिवार की लैब है। मैं कहता था कि भाई गुजरात की क्या जरूरत है संघ परिवार को? इतनी बड़ी लैब पड़ोस में है पाकिस्तान, वो देख लो, वो तुम्हें ठीक लगती है, तुम वैसे ही हो जाओ। सही लग रहा है तुम्हें? ये तो लैब ही है ना। ये बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा फ्रेम है। और मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदुस्तानी जो है वो पैदाइशी इंटेलिजेंट आदमी होता है। इसलिए नहीं कि मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं इसलिए मानता हूं कि हम सबकी रगों में किसान का खून है। किसान बहुत ठहराव का आदमी है, किसान सब्र वाला आदमी होता है। बारिश देखता है, आंधी देखता है, तूफान देखता है, कभी देखता है फसल बर्बाद होने, कभी जब हो जाती है फिर बोलता है। वो तलवार लेके कहीं नहीं निकल जाता। वो कहीं ना कहीं हमारे संस्कार में है। ये 4000 साल का जो संस्कार हमारी रगों में बह रहा है, वो कहीं ना कहीं तो हमें पकड़ के रखता है। कोई वजह है ना कि इस देश में डेमोक्रेसी है और यहां से चले जाइए तो मेडिटेरियन कोस्ट तक डेमोक्रेसी नहीं मिलती है। क्यों? एक देश के संस्कार है जो हमें बिना बताए हमारे बुजुर्गों ने हमारे खून में डाल दिए थे। तो कहीं हिंदुस्तान में आप गांव में चले जाओ, वो आदमी पढ़ा लिखा नहीं होगा, वो आदमी आपसे बड़ी अंग्रेजी में बात नहीं करेगा, अच्छी मराठी या अच्छी हिंदी में भी बात नहीं करेगा, लेकिन वो नादान नहीं। जब आप उससे ऐसी बात करते हैं जिसमें उसका नुकसान है, तो उसकी सूरत पे आ जाता है कि मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। वो बेवकूफ़ नहीं होता। लेकिन होता क्या है कि शरीफ लोगों को भी कभी कभी उल्टी सीधी हरकतें करने में मजा आता है। अब जिंदगी भर शरीफ चलते रहो तो जरा बोरिंग हो जाती है लाइफ। तो कभी कभार हम पटरी से उतरते भी, लेकिन कगार पे जाके खाई की वापस आ जाते हैं। हमारा यही इतिहास रहा। मुझे कोई कहता है हम बदल नहीं सकते, मुझे अरे साहब अभी ये तो 5 बरस कर रहे हैं, अभी तो 4 बरस इनके। और इस मुल्क पे 50 साल तक औरंगजेब ने हुकूमत की थी, तो क्या बिगाड़ लिया? ये बिगाड़ लिया। ये काम शुरू हो चुका है। वो इकोनॉमिक्स में एक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, कि धीरे धीरे यूटिलिटी आपकी कम होती चली जाती है। वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी इन पे लग चुका है। इनकी यूटिलिटी जो है धीरे धीरे खत्म हो रही है। मुझे तो अभी बेचारे मोदी जी बहुत थके हैं से दिखते हैं। वो ये तो शुक्र करो कि अमित शाह जी हैं, वरना अकेले तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी तो लग गया है, इसमें हमारा फर्ज बनता
और हमारे बच्चों का फर्ज बनता है। सच ये है कि हमें तो अपने बच्चों से सीखना चाहिए, हमें इन बच्चों से सीखना चाहिए जिन्होंने प्ले किया है। तो अब ये वक्त आ गया है। एक किसी शायर का शेर है, काश मैंने लिखा होता मगर मैंने नहीं लिखा है। स्याह रात यानी काली रात, स्याह रात नहीं नाम लेती ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का।